नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन जैसा कि एग्रोनॉमी की 1 बाय 1 क्रॉप पढ़ते आ रहे हैं, 12th बेस की स्टडी करते आ रहे हैं। इसी के अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक फसल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी की दृष्टि से, जिसका नाम है गेहूं या वीट। दोस्तों, भारत में चावल के बाद दूसरा खाया जाने वाला बड़ा खाद्यान्न जिसका नाम है गेहूं। इसे स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये विश्व में सर्वाधिक ज़्यादातर तौर पे खाया जाता है। मुख्य रूप से इसे चपाती के रूप में, डबल रोटी के रूप में, साथ साथ में बिस्किट, ब्रेड आदि के रूप में उपयोग में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से ये क्या है, एक सोर्स है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उपयोग किया जाता है। अन्य देशों में भी इसका बहुत तरह से उपयोग किया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक अगर गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और पंजाब की उत्पादकता सर्वाधिक अधिक है। ऐसी ही कंडीशन में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर व अजमेर जिले के अंदर तथा अलवर जिले के अंदर गेहूं का उत्पादन बहुत तेज से हो रहा है। आगे अपन इसकी वैज्ञानिक खेती के तौर पे स्टडी करेंगे गेहूं की 1 बाय 1 करके। जैसा कि बात करें इसके बॉटनिकल नेम या कॉमन नेम की सीरियल्स क्रॉप के नाम से, तो उनमें क्या क्या है इस प्रकार से देखते हैं। देखो, इसका कॉमन नाम या सामान्य नाम किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। इन्हें मतलब इन्हें खाद्यान्नों के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, खाद्यान्नों का राजा कहा जाता है इनको। इसके बाद में स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड मतलब विश्व में खाया जाने वाला सबसे अधिक खाद्यान्न है वो कौन सा है दोस्तों? गेहूं है। गेहूं का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है विश्व के अंदर। भारत में सर्वाधिक धान का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्टेबल फूड ऑफ इंडिया धान को कहा जाता है। और स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। दोस्तों, अगर बॉटनिकल नेम की बात करते हैं इसकी, तो बॉटनिकल नेम है इसका ट्रेट्रिकम एस्टिवम के नाम से इसको सम्मानित किया जाता है। ये चपाती वाले गेहूं के नाम से भी इसको जाना जाता है, या मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं फैमिली और कुल की, तो उसी प्रकार से जैसे अपन खाद्यान्न और पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से इसकी भी फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, अगर ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थान की जहाँ तक बात करें कि सबसे पहले इसको देखा कहाँ गया था, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इसको देखा गया था, जिसका उत्पत्ति स्थान टर्की के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, गुणसूत्र की संख्या की जहाँ तक बात करें, ये एक प्रकार का हेक्साप्लॉइडी है। इसमें गुणसूत्र संख्या 42 पाई जाती है, मतलब 42 गुणसूत्र संख्या गेहूं के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं कौन सा प्लॉइडी है, तो गेहूं कौन सा प्लॉइडी है? हेक्साप्लॉइडी है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर 42 पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगर इसके फ्रूट टाइप या इन्फ्लोरेसेंस की मतलब फल के प्रकार की बात करते हैं अपन, तो जैसा कि अन्य ग्रेमिनी कुल का क्या था? कैरियोप्सिस। तो इसका भी क्या है? कैरियोप्सिस। मुख्य चीज है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब इसका पुष्पक्रम की जहां तक बात करें तो गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है, या तो या ईयर बाली, किसी भी नाम से इसको संबोधित किया जा सकता है, या अंग्रेजी में से हेड के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, स्पाइक, ईयर, हेड या बाली की तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं अपन। टेस्ट वेट की जहां तक बात करें, टेस्ट वेट मतलब इसके 1000 दानों का भार की बात करें जहां तक, तो 1000 दानों का भार इनका कितना होता है? 40 ग्राम। मतलब गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट की। दोस्तों, सबसे मुख्य बात है इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, जिसका नाम है ग्लूटीन। कितनी मात्रा में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में? दोस्तों, 11 से 12% मात्रा में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। साथ साथ में इसमें फैट 1.5 से 20 पाया जाता है। और इसके साथ में अगर वसा की जहां तक बात करते हैं अपन, तो ये कितना है? 1.5 या ऐसे 2% पाया जाता है। और इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट इसमें 65 to 72% पाया जाता है। दोस्तों, 65 to 70% कार्बोहाइड्रेट गेहूं में पाया जाता है। दोस्तों, जितने भी खाद्यान्न हैं सारे ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर है बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। कि गेहूं पहले हरित क्रांति से पहले इसकी हाइट ज़्यादा हुआ करती थी। नॉर्मन ई बोरलॉग नामक वैज्ञानिक थे जो यूएसए के रहने वाले थे। उन्होंने विश्व हरित क्रांति का जनक के नाम से संबोधित किया जाता है उनको। तो गेहूं के अंदर उन्होंने नोरिन जीन प्रवेश करवाया था, जो क्या है? एक बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। ऐसे इसी प्रकार से जो धान की क्रॉप अपन ने पढ़ी थी, तो उसमें क्या डीजेहू जीन नाम
नाम का एक जीन था जिसको उसके बोनेपन के लिए उत्तरदायी माना गया था। उसी प्रकार से नोरिन जीन को गेहूं की हाइट कम करने के लिए एक उत्तरदायी जीन माना गया है। इसकी सबसे पहली जो किस्म विकसित की थी नोरिन जीन डाल के, वो है नोरिन 10 वैरायटी है। ये नॉर्मन ई बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे, एन ई बोरलॉग जिनको विश्व हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा विकसित किस्म है। एनी बोरलॉग ने गेहूं के अंदर क्या किया था, नोरिन जीन का प्रवेश करवाया था और नोरिन 10 वैरायटी क्या की थी, प्राप्त की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं महत्व की। तो ये कार्बोहाइड्रेट का तो अच्छा स्रोत है ही है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। मतलब आप लोगों को सबसे पहले पता है कि गेहूं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से स्रोत है। एक विश्व का खाया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन है। इससे रोटी, डबल रोटी, इसके साथ साथ बिस्किट, सेवैयाँ आदि बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन जलवायु की। जहाँ तक बात करते हैं तो जलवायु के अंदर देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं है एक रबी ऋतु की फसल। रबी ऋतु की फसलों की बुआई आपको पता है अक्टूबर और नवंबर में करते हैं। अक्टूबर और नवंबर में आपको ये भी पता होनी चाहिए कि उस टाइम में कौन सी ऋतु रहती है। तो दोस्तों उस टाइम में रहती है शीत ऋतु या शीतोष्ण जलवायु रहती है। अब जब शीतोष्ण जलवायु रहती है अक्टूबर नवंबर में, अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसकी बुआई के लिए जो अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान आंका गया है, अंकुरण के लिए जो न्यूनतम तापमान है, मतलब कम तापमान, न्यूनतम जो तापमान है वो है 3.5 to 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पे इसका अंकुरण बहुत अच्छे से हो जाता है। दोस्तों अगर इष्टतम तापमान की बात करते हैं, इष्टतम तापमान की बात करते हैं, इष्टतम मतलब इसकी वृद्धि और विकास के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी वृद्धि के लिए। इसके बाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका क्या है, ये सबसे अधिक से अधिक तापमान है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर इसकी वृद्धि क्या हो जाती है, बंद, और गेहूं की क्या जल्दी पकाई स्टार्ट होती है। तो इसको अधिक से अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक आवश्यक नहीं होता। मतलब ये इसका क्या है, अधिकतम तापमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री, इष्टतम 20 से 25 डिग्री। अंकुरण कितने पे होता है, 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका अंकुरण होता है। शीतोष्ण जलवायु इसको पसंद है, जो अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल की बुआई की जाती है दोस्तों। साथ साथ में अगर बात करते हैं आर्द्रता की या ह्यूमिडिटी की, तो इसके लिए 60 से 65% ह्यूमिडिटी या आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की बात करें, जलमांग जहाँ तक इसको 450 से 600 mm वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार गेहूं की ये क्या है, जलवायु। बात करते हैं इसके बाद में, जलवायु के बाद में मृदा और खेत की तैयारी की। दोस्तों गेहूं एक ऐसा खाद्यान्न है जिसका अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके लिए बलुई दोमट मृदा क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। मतलब सबसे पहले अच्छी मृदा चाहिए इसको, कौन सी, बलुई और दोमट मृदा इसके लिए उपयोगी चाहिए। और जिस मृदा का पीएच मान 6.5 to 7.5 तक होना जरूरी है, ये इसकी पीएच चाहिए। मतलब ये ज़्यादातर लवणीय और अम्लीय क्षारीय मृदाओं में इसकी फसल क्या उपयुक्त नहीं रहती है। ये ज़्यादातर उदासीन पीएच मान पर ही पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है और अपना वृद्धि और विकास सही तरीके से कर पाता है। बलुई दोमट मृदा इसको क्या है, पसंद। साथ साथ में अच्छा जल निकास मृदा के अंदर होना चाहिए। जल निकास क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। जल निकास अच्छा होना चाहिए, पानी भराव वाली स्थिति इस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। मृदा बिल्कुल कंकड़ पत्थर सहित रहित होनी चाहिए। खेत की तैयारी की जहाँ तक अपन बात करते हैं, तो अगर अपन गेहूं की बुआई कर रहे हैं उसके 4 सप्ताह पहले, मतलब 4 सप्ताह या 1 माह पहले क्या करनी चाहिए आपको, 15 से 20 टन आपको FIM या गोबर की खाद लेनी है और टन प्रति हेक्टेयर, और आपको मृदा के अंदर मिला देनी है। मृदा में जब मिलाए तो मृदा की आप पहली जुताई जो कर रहे हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करें। 20 से 25 सेंटीमीटर
गहराई तक आपको जुताई करनी है, एक जुताई करनी है ये 20 से 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से 3 से 4 जुताइयाँ करके मिट्टी को क्या कर बनानी है, बिल्कुल भुरभुरी बना लेनी है, पाटा लगा के समतल करना है, सीड ड्रिल के माध्यम से इसके बीजों की बुआई करना स्टार्ट करना है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात की जाए तो उनकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और तथा पोटास की पूरी मात्रा की सप्लाई भूमि की तैयारी के समय ही आप कर देते हैं, जितनी आपको उर्वरक की मात्रा इसमें निर्धारित की गई है, जो अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं उन्नत किस्म की बात करते हैं। जहाँ तक जिस वैरायटी के आगे राज लिखा हुआ है वो राजस्थान से विकसित वैरायटी है। जिस भी वैरायटी के पूसा लिखा हुआ है इसका मतलब वो IARI न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित है। तो उसी प्रकार से जैसे राज 1482, राज 3077 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों। ये राज 3765, HD 2329, ये HD 26 नहीं, राज 3077, PBW 373, WH 147, ये क्या है सारी की सारी लोक 1, ये भी क्या है लोक 1 के नाम से जानी जाती है इस वैरायटी को, अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में उन्नत अन्य किस्में कौन कौन सी है, देखो राज 1555, HD 2009, HD 2009 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों। इस वैरायटी को अर्जुन के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर खरपतवारनाशी 2,4-D का उपयोग नहीं किया जाता है। 2,4-D के प्रति क्या है सब्सटेबल है, इसके अंदर इसका 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं वैरायटी GW173, GW2317, ये आपकी जो 12th की किताबें हैं मतलब NCERT बेस की जो वैरायटियाँ दे रखी हैं वो वैरायटी है। इसके साथ साथ अलग वैरायटी हमने और मेंशन की है, जैसे खाचरिया 65 है, HI 671 है जिसका नाम सुजाता है, आदि वैरायटियाँ है इसमें। तो इन वैरायटियों के बारे में आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है, इनका सिर्फ नाम याद रखना है, इनका कोई कैरेक्टर आपको याद नहीं रखना है दोस्तों। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये HD 2009 वैरायटी किसकी है, HD 2009 वैरायटी का दूसरा नाम क्या है। तो इस प्रकार से आपको वैरायटियों को एक बार दिमाग से मोटा मोटा निकाल लेना है, ज़्यादा इनके प्रपंच में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आपको बात करते हैं बीज दर और बीजोपचार की। जहाँ तक बात करते हैं अपन तो इनका बीजोपचार मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको बताया था कि इंडिया में FIR विधि द्वारा बीजोपचार करते हैं, मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर के माध्यम से आपको बीजोपचार करना है। तो आपको पहले थायरम और कैप्टान, मतलब थायरम कितना लें आप, थायरम और कैप्टान नामक रसायन दोनों में से 3 ग्राम लें आप और प्रति kg बीज को आप क्या करें उपचारित करें। 3 ग्राम से उपचारित कर लिया। इसके बाद भी कोई भी इंसेक्टिसाइड, मेलाथियन, एंडोसल्फान वगैरह आप उसके बाद में प्रयोग कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड अपने अकॉर्डिंग, अगर दीमक के लिए आपको प्रयोग करना है तो क्लोरोपाइरीफोस का उपयोग आप कर सकते हैं। चूहों के नियंत्रण के लिए आप जैसे जिंक फास्फाइड वगैरह इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं राइजोबियम कल्चर की, तो इसमें क्या एजेटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है और साथ में PSB, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया जो कल्चर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 600 ग्राम प्रयोग करते हैं, मतलब 3 पैकेट प्रयोग करते हैं। 3 पैकेट प्रयोग जब करते हैं, क्योंकि 1 पैकेट के अंदर 200 ग्राम आता है, तो 3 पैकेट में कितना होगा 600 ग्राम। इसका प्रयोग करने के पहले जैसे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से आप ट्रीटमेंट करने के बाद में बीज के ऊपर थोड़ा गुड़ का घोल डालेंगे। गुड़ का घोल डालने के बाद में PSB और एजेटोबैक्टर का घोल डाल देंगे। उससे क्या बीजों के ये दोनों चिपक जाते हैं बैक्टीरिया आपस में। ये मतलब जो उपलब्ध फास्फोरस होता है मृदा में उसको उपलब्ध करवाने का काम करता है फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, और साथ में एजेटोबैक्टर जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसको उपलब्ध करवाने का पौधे को कार्य करता है। दोस्तों बीज दर की जहाँ तक बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में इसकी 100 kg बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या रहती है, सफिशिएंट रहती है। मतलब 1 हेक्टेयर के लिए सामान्य बीज दर की जब बात करें तो 100 kg बीज दर क्या रहती है इसके लिए सफिशिएंट। देरी से बुआई के लिए वह लवणीय और क्षारीय मृदा जहाँ उपस्थित हो और तथा भूमि क्या हो पेटाकास्त वाली हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको 120 से
120 केजी प्रति हेक्टेयर क्या करनी चाहिए, आपको उपयोग करना चाहिए बीज दर। मतलब कुछ सामान्य बीज दर से 20 से 30% बीज दर अपन क्या करेंगे इनमें ज़्यादा, क्योंकि लवण क्षारीय है, पेटाकास्ट नदी किनारे वाली भूमियां हैं, उन क्षेत्रों के अंदर क्या करता है अपन की 20 से 30% बीज दर ज़्यादा प्रयोग करते हैं सामान्य बीज दर से। अगर आप छिटकवा विधि द्वारा ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से या छिटक कर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 125 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या करनी है, आपको काम में लेनी है दोस्तों। साथ में डिबलर के माध्यम से, मतलब अगर एक एक बीज की बुआई कर रहे हैं डिबलिंग विधि के माध्यम से, तो 30 से 40 केजी बीज दर प्रति हेक्टेयर चाहिए। तो इसमें अलग अलग प्रकार से आपको बीज दर दिया हुआ है। अगर ब्रॉडकास्टिंग से करोगे सबसे ज़्यादा बीज दर चाहिए। सामान्य अगर डिबलिंग मशीन के माध्यम से, डिबलिंग मशीन या डिबलर के माध्यम से करोगे तो 30 से 40 चाहिएगा। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से करोगे सामान्य बुआई तो 100 केजी बीज दर आपको आवश्यक है रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे बीज बुआई की विधि। दोस्तों सबसे पहली है ड्रिलिंग विधि। ड्रिलिंग विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, सीड ड्रिल व उर्वरक, मतलब जो सीड ड्रिल पेटी होती है, बीज बुआई की पेटी को सीड ड्रिल पेटी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ जैसे उर्वरक तथा बीज दोनों की बुआई कर सकते हैं इसमें। और ये ज़्यादातर सीड ड्रिल द्वारा ही क्या किया जाता है, बीजों की बुआई की जाती है। ब्रॉडकास्टिंग विधि, ब्रॉडकास्टिंग विधि में अधिक बीज की आवश्यकता होती है। मतलब हाथ में आप बीज लेंगे, पूरे क्षेत्र में छिड़क देंगे और उसके बाद उसके ऊपर क्या कर देंगे, पाटा लगा देंगे और उसको भूमि को क्या कर देंगे, समतल कर देंगे। थोड़े दिनों बाद में बीजों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकुरण हो जाएगा। डिबलिंग विधि में जहाँ तक बात करें तो डिबलर नामक यंत्र होता है डिबलर विधि में, और इस यंत्र की सहायता से एक एक दो दो बीज की क्या कर देते हैं अपन, बुआई करते रहते हैं। मतलब एक एक बीज दो दो बीज उसमें गिरते रहते हैं डिबलर की सहायता से। इसमें कम बीज दर की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। आगे बात करते हैं अपन बिहाइंड टू प्लाउज मेथड, मतलब क्या करते हैं, हल के पीछे बीज डालना। अपन ये विधि काफ़ी पुरानी प्रचलित विधि है। इसमें आगे आगे हल चलता रहता है और पीछे क्या करते हैं अपन, हाथ से बीज डालते रहते हैं दोस्तों। केरा और पोरा मेथड, इसके दो प्रकार हैं, केरा और पोरा, मतलब हल से बनाए गए कूड़ में हाथ से बीज डालना। इस जो बिहाइंड टू प्लाउजिंग मेथड है इसी की विधियां हैं। एक तो कैरा विधि है, दूसरी कौन सी है, पोरा विधि है। मतलब अगर आपने हल्का कूड़ आगे आगे चल रहे हो और पीछे पीछे हाथ से आप क्या डालते आ रहे हो, बीज, ये कौन सी हो गई, कैरा विधि होगी। पोरा मेथड, पोरा मेथड में क्या करते हैं, हल के पीछे आपने देखा होगा देसी हल के पीछे एक ओरनी लगी होती है, उस ओरनी में साथ साथ क्या करते हैं अपन, बीज डालते रहते हैं, तो ताकि जो हल्का कूड़ बनता है उस कूड़ के अंदर बीज डलता हुआ चला जाता है। ये पोरा विधि। ये FIR विधि, फ्रो रिज्ड बेस्ड मेथड है। ये कौन सा है, फरो इरिकेटेड रेज्ड बेड मेथड। ये क्या है, इसकी नवीनतम विधि है बेड के सारे गेहूं की बुआई करने की, जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं सिंचाई की। देखिए दोस्तों, गेहूं में सिंचाई की आवश्यकता रहती है 6 सिंचाइयों की। जहां पर मतलब हल्की मृदाएं रहती हैं वहां पर 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता रहती है, लेकिन सामान्य तौर पर इनको ज़्यादातर कंडीशन में 6 सिंचाइयों में गेहूं का सफल उत्पादन प्राप्त हो जाता है अपने को। आगे अपन जहां तक बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी 6 सिंचाइयों की जो इम्पोर्टेंट स्टेज हैं वो कौन कौन सी हैं, मुख्य अवस्था कौन सी है। जो क्रांतिक अवस्था है दोस्तों इसकी है CRI अवस्था। जो पहली अवस्था है ये 21 दिन पे आ जाती है, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज के नाम से जाना जाता है, या कंदिल जड़ बनते समय जो ये पहली अवस्था रहती है गेहूं की। अगर इस अवस्था पे गेहूं की सिंचाई नहीं की जाए तो इसमें उपज में सीधा का सीधा 20 से 30% क्या आ जाती है, कमी आ जाती है दोस्तों। तो देखिए सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है। गेहूं में मुख्य रूप से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें प्रथम सिंचाई, पहली सिंचाई कौन सी सिंचाई की अवस्था है, CRI अवस्था। CRI क्या है, क्राउन रूट इनिशिएशन, मतलब कंदील जड़ बनते समय या सीड्स जड़ जमाव के समय इसको बोलते हैं। ये बुआई के मात्र 21 दिन बाद में आ जाती है ऐसी अवस्था, जिसको कोरवान के नाम से भी अपन संबोधित करते हैं राजस्थानी भाषा में। इसके ठीक 20 दिन बाद में या 25 दिन बाद में, इसके ठीक 20 से 25 दिन बाद के अंदर दूसरी अवस्था आती है, जिसको टिलरिंग अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं दोस्तों, टिलरिंग अवस्था। मतलब कितने दिन पे आती है, 40 से 45 दिन पर, है ना। मतलब कितने दिन का अंतर रहा बीच में, हर स्टेज के बीच में 20 से 25 दिन का अंतर रहेगा दोस्तों। इसमें कितना रहेगा, 20 से 25 दिन का अंतर रहेगा गेहूं में सिंचाई का। तो ये कल्ले निकलते समय जब टीलर फूटते हैं गेहूं में शुरुआत की अवस्था में, उसे टिलरिंग स्टेज के नाम से जाना जाता है। कल्ले निकलते समय ये 40 से 45 दिन पे आते हैं, तो इस स्टेज में भी सिंचाई करना आवश्यक है। तरतीब बात करें तीसरी सिंचाई की, तो ये लेट जॉइंटिंग स्टेज, मतलब जब गेहूं में जॉइंट बनना होता है, स्टार्ट होते हैं, मतलब गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से ये गेहूं का तना होता है,
उसमें ये जो गांठें बनने तने की आपने देखा होगा इस प्रकार की आकृति। तो जब बनना स्टार्ट होती है, ये कब होती है, 60 से 65 दिन के ऊपर बनना वो स्टार्ट होती है। तो इस समय तीसरी सिंचाई की गेहूं को क्या रहती है दोस्तों, आवश्यकता रहती है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट चतुर्थ सिंचाई, मतलब ये है फ्लोरिंग अवस्था की बात, जिस टाइम में हेड बनता है या ईयर या बाली बनती है। मतलब ये कौन से दिनों में बनता है, जब पौधे की मतलब 80 से 85 दिन उम्र हो जाए सोविंग के बाद। DAS का मतलब है डेज आफ्टर सोविंग, मतलब इसको फ्लोरिंग स्टेज या बालियां आने वाली अवस्था बोलते हैं। बालियां कब बनती हैं, 80 से 85 दिन पर, तब चौथी सिंचाई आपको करनी आवश्यकता है। पांचवी सिंचाई करनी है आपको मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग मतलब दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था कौन सी होती है दोस्तों, जब गेहूं का दाना कच्चा रहता है तो आप उस दाने को दबा के देखना, उसको फोड़ के देखना, दूध जैसा कच्चा सा लसलसा सा पदार्थ उसमें निकलता है, वाइट कलर का दाना रहता है। तो वो स्टेज आती है 115 से 125 दिन के बाद में दोस्तों। तो इस अवस्था पे भी सिंचाई करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। आगे बात करते हैं छठी सिंचाई की। तो ये डक स्टेज, जिसमें दाना बनते समय 115 से 120 दिन पे आ जाती है, मतलब दाना इस टाइम में परिपक्व अवस्था भी चला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी किसान के पास केवल मात्र 2 ही सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, तो किसान कौन सी अवस्थाओं पे सिंचाई करेगा। तो दोस्तों अगर किसान के पास केवल 2 ही सिंचाई उपलब्ध है, तो वो पहली अवस्था CRI अवस्था पे सिंचाई करेगा, और दूसरी अवस्था पे कौन सी पे करेगा दोस्तों, वो मिल्किंग स्टेज पे सिंचाई करेगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता अगर किसी किसान के पास 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, तो वो कौन सी अवस्था पे करेगा। तो 3 सिंचाइयों में पहली सिंचाई आप CRI अवस्था पे करेंगे, दूसरी सिंचाई आप फ्लोरिंग अवस्था जब बालियां बनेंगी उस अवस्था पे करनी है आपको, और तीसरी सिंचाई जब मिल्किंग स्टेज आएगी आपके पास में, तो उस अवस्था में आपको सिंचाई करनी है। गेहूं की सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है। ये असिंचित क्षेत्रों में कम उगाई जाती है, क्योंकि ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये केवल और केवल सिंचाई के ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहती है। बात करते हैं सिंचाई किसके माध्यम से करें। आप ज़्यादातर क्यारी विधि के माध्यम से गेहूं की सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं, खुला पानी छोड़ के भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन क्यारी विधि जिन क्षेत्रों का 10% से कम ढलान होता है, उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है। इन मतलब 2 से 3% ढलान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशंस की, अंतरा कृषि की बात करते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन मतलब मेन बात आती है कहाँ पर, निराई गुड़ाई की, निराई और गुड़ाई की, वीडिंग एंड होविंग। निराई गुड़ाई की जहाँ तक बात करें, गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन बाद में आप पहली निराई गुड़ाई कर दें, 20 से 25 दिन बाद की बात करें। दूसरी बात, अगर खरपतवार नियंत्रण करना हो तो खरपतवार नियंत्रण में अगर आपको रासायनिक विधि के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करना हो, और इसमें भी आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हो, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए दोस्तों आपको पता है 2,4-D रसायन का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D रसायन मतलब अपने भारत का पहला खरपतवार नासी, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं अपन 30 से 35 दिन बाद में फसल में, जब खरपतवार अच्छे से आ जाएं, 30 से 35 दिन के ऊपर 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में 2,4-D के साथ साथ में आप आइसोप्रोटेनोन का प्रयोग कर सकते हैं। रोन नामक रसायन होता है वीडिसाइड, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप सल्फ्यूरोन का प्रयोग कर सकते हैं, रोन का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है, इसके वीडिसाइड हैं जो इनका इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए काम में ले जाते हैं। मुख्य इसका खरपतवार होता है गेहूं का गेहूंसाई से, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा के नाम से उसको जाना जाता है, या फेलरस माइनर के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। साथ में इसमें बथुआ जो मुख्य खरपतवार चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, जो 2,4-D के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन की बात जहाँ तक करें तो गेहूं में अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं, जैसे सैन्य कीट लग जाते हैं, दीमक लगती है, तो दीमक के कंट्रोल के लिए आप क्लोरीपाइरीफॉस दवाई का उपयोग करें। इसके साथ साथ में इसमें रोली रोग लगता है, रोग जो हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टोंडो रोग लगता है साथ में, और ईयर कोकल बीमारी जिसको बोलते हैं वो लगता है गेहूं के अंदर, और साथ में क्या मोलिया जो सूत्रकृमि है उसके माध्यम से क्या है इसमें बीमारियां लगती हैं। तो अपन 1 बाई 1 करके इसको देखते हैं। आगे देखिए आप गेहूं की रोली रोग या गेरुई रोग, देखिए जो रोली या गेरुई रोग होता है इसमें गेहूं के तने और पत्तियों के ऊपर जैसे अपनी रोली होती है, चूर्ण जैसा पाउडर सा हो जाता है, इसमें वो काले रंग का भी हो सकता है,
पीले रंग का भी हो सकता है और भूरे रंग का पाउडर भी हो सकता है। इस प्रकार से गेहूं के फसल को क्या कर देते हैं, वो प्रभावित कर देते हैं। गेहूं में जो रोली रोग है, इसकी खोज केसी मेहता नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या, जैसे पीली रोली रोग का चित्र है, ये भूरी रोली रोग का चित्र है और ये काली रोली रोग का चित्र है। इस प्रकार से गेहूं की फसलें क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती हैं। ये रोली इस प्रकार से क्या कर देती है, इनके ऊपर आक्रमण कर देती है। तो रोली का आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इस प्रकार से। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, पीली रोली रोग। पीली रोली रोग में क्या होता है, ये पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस जो कवक होता है उसके माध्यम से फैलता है। कौन सा, पीली रोली रोग। जो ये रोग होता है, ये पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस जो कवक होता है, इसके माध्यम से दोस्तों फैलता है। आगे बात करते हैं, ये ज़्यादातर नम और ठंडे मौसम होता है। ज़्यादातर मौसम जब ठंडा रहता है, नम रहता है, तब उस टाइम में फैलता है। आगे बात करते हैं काले रोली रोग। इसको किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किलर डिजीज या ब्लैक रस्ट के नाम से जानते हैं। ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई कवक होता है, उसके कारण होता है गर्म व मौसम व पछेती जाति में क्या होता है, ये अधिक जब मौसम क्या होने लगता है, गर्म होने लग जाता है, ज़्यादातर जो लेट अपन बुआई करते हैं उन वैरायटी में अधिक प्रभावी होता है। और इसमें गेहूं का इस प्रकार से क्या हो जाता है, शकल हो जाती है। देखिए इस चित्र में आप आराम से देख सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, भूरी रोली रोग, ब्राउन रस्ट के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ये पक्सिनिया रिकोंडेटा नामक जो कवक होता है उसके कारण होता है। ज़्यादातर प्रभाव इसका कब दिखाई देता है, जनवरी माह में इसका प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, इसमें रोली आ जाती है भूरे रंग की। इसमें तो तीनों रोलियों के बारे में आपने देख लिया होगा, अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। ये तीनों रोलियां इस प्रकार से गेहूं की फसल को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ये क्या होते हैं, कवकों का एक प्रकार से चूर्ण होता है दोस्तों। आगे जहाँ तक बात करते हैं भारतीय रोली रोग के जो पितामह की बात करें, वो उनको केसी मेहता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केसी मेहता को रस्ट का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है दोस्तों। रोली का जो उपचार करना है, तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम मैंगनीकोजेब प्रति केजी बीज को उपचारित करके और फिर बोएं। इसके साथ साथ में छिड़काव भी कर सकते हैं आप, और 25 केजी गंधक का चूर्ण प्रति हेक्टेयर आप काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप मैंगोजेब और गंधक के चूर्ण के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं मोलिया रोग की। मोलिया रोग क्या होता है, एक सूत्रकृमि जो निमेटोड जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से फैलता है। ये हेटेरोडेरा जो एवेनी नामक सूत्रकृमि होता है, हेटेरोडेरा एवेनी, इसका नाम आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि मोलिया रोग के लिए उत्तरदायी सूत्रकृमि कौन सा है, तो हेटेरोडेरा एवेनी जो सूत्रकृमि है उसके माध्यम से फैलता है। और ये क्या, इन पौधों की जड़ों के अंदर फैलता है। इस प्रकार से गांठें बना लेता है जाके, और गांठें बनाकर इस प्रकार से पौधे का पोषण चूसता रहता है। तो पौधे की शकल इस प्रकार से हो जाती है जैसे इसमें दे रखा है, मतलब पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता, ये सूत्रकृमि जब आक्रमण कर देता है तब। तो और मोलिया रोग जो खोजा गया था, ये सबसे पहले सीकर जिले की नीम का थाना तहसील के अंदर खोजा गया था। ये नीम का थाना में सबसे पहले मिला था अपने राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों टुंडू रोग। टुंडू रोग की बात करते हैं जाते ये कोरोनियम बैक्टीरियम टिट्रिसाई या एंगोनिया टिट्रिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है। ये सूत्रकृमि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या निमेटोड या सूत्रकृमि के माध्यम से फैलता है। तो निमेटोड तो कहाँ, जड़ों में नीचे की तरफ लगता है, लेकिन उसके बाद में जो गेहूं की बालियों की जो हालत होती है वो इस प्रकार से होती है टुंडू डिजीज के अंदर। मतलब एक प्रकार से दानों की जो हालत है इस प्रकार से हो जाती है, जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करनाल बंट। ये रोग 1930 में हरियाणा में सर्वप्रथम खोजा गया था, और मिश्रा एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा खोजा गया था। इस करनाल बंट के अंदर क्या होता है, जैसे कि मछली की सड़ी हुई अंडों की गंध आती है ना, उस प्रकार से इसमें क्या आती है, गंध आती है। और दानों के स्थान पे इस प्रकार से जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, मतलब गंदा इस प्रकार से आपको दाने की जगह सड़ जाता है मामला सारा का सारा। और ये करनाल बंट इस प्रकार से इस दंगी जो बाली होती है उसके अंदर ही दानों के ऊपर आक्रमण कर देता है दोस्तों। और इस रोग को का नियोसिया इंडिका कवक जो है उसका द्वारा जन्मदाता है। ये नियोसिया इंडिका के माध्यम से होता है ये। और खेत में सड़ी हुई मछली के अंडे जैसी क्या आती है, इसमें गंध आती है। और वो गंध आने का कारण क्या है दोस्तों, वो गंध आने का कारण है ट्राइमिथाइल लेमाइन अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये गंध आती है। और ये गेहूं का कैंसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गेहूं का कैंसर किस रोग को कहा जाता है, करनाल बंट को कहा जाता है। इस प्रकार से इसमें ये गेहूं में लगता है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट
अनावर्त खंडवार रोग या लूज स्मट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर जो गेहूं की ये अंत बीजोड़ और मरतोड़ दोनों रोग है, मतलब बीज द्वारा भी फैलता है और मृदा की मतलब मृदा के द्वारा भी फैलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो गेहूं की बाली आपको दिखाई दे रही होगी, इस बाली की स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाती है। इसका मतलब आप शक्ल आप देख रहे होंगे जैसे गेहूं को जला दिया हो, उस प्रकार से ये होता है। इस बाली में आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, अनावर्त खंड या लूज स्मट के अंदर ये लोग काय के द्वारा होता है, एस्ट्रिगेलोनिड्रा टिट्रिसाई जो कवक होता है उसके द्वारा फैलता है। अंत बीजोड़ रोग है, मतलब बीज के माध्यम से ही ज़्यादातर फैलता है। इसको वीटावेक्स या बेर्नलेल 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज को क्या करें, उपचारित करके आप बुआई करेंगे तो ऐसे रोग से बचाव का उपचार कर सकते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं झुलसा या पत्ती धब्बा रोग। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के माध्यम से होता है और इस प्रकार से जो गेहूं की बाली आपको दिखाई दे रही है, जैसे कोई झुलस गई हो आग में, उस प्रकार की बालियां इसमें दिखाई देती हैं इस बैक्टीरिया के माध्यम से जो रोग होता है। तो आप बालियों को पहचान के इसके माध्यम से देख सकते हैं। और झुलसा के उपचार के लिए क्या करें, आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार क्या करें, आप छिड़काव करें। और कटाई मंडाई की जहाँ तक बात करते हैं अपन, तो अब गेहूं में जितने भी रोग हैं उनके उपचार के बाद में, जितने भी कीट हैं उनके उपचार के बाद में जब कटाई मटाई करने लगते हैं आप, तो आप गेहूं की कटाई या मंडाई 120 दिन बाद में बुआई के कर सकते हैं। और उस टाइम में जो मौसम होता है वो लगभग आपका होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आसपास में। गेहूं के दानों में 20% नमी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब कटाई और मंडाई आप करते हैं तब। आगे बात करते हैं अपन उपज की। तो जो असिंचित क्षेत्र होते हैं, असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की जो उपज प्राप्त होती है अपने को 15 से 20 क्विंटल प्राप्त होती है, तथा सिंचित क्षेत्रों में 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है दोस्तों। आपकी 12th की बुक में 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दे रखा होगा, लेकिन 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है। साथ में इससे 250 से 300 क्विंटल चारा, जिसको भूसे के नाम से जाना जाता है, वो अपने को प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी गेहूं की फसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं की बीज दर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो वैरायटियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में जो रोग और कीट दे रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप 12th की बुक से एक बार उसको ज़रूर डिस्कस करें और उसके बाद में आप पहले वीडियो देखें और फिर उसके बाद में आप 12th की बुक से इसको क्या करें, डिस्कस करें दोस्तों। ऐसे 1 बाय 1 अपन आगे से अब दलहनी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।